नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो सीरीज़ अपनी चल रही है। तो जहाँ तक हमने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थिंकर हैं, जो बशर्ते होब्स हो गया आपका जॉन लोक हो गया, रूसो हो गया, उन सब के बारे में हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बेंथम के बारे में, लेकिन यदि डायरेक्ट आप बेंथम की वीडियो देख रहे हैं, तो बेंथम को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। तो आपको जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज़ के जो थिंकर हैं, जहाँ पे आपका होब्स हो गया, उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। आपको पहले वो वीडियोज़ कवर कर लेनी है। क्यों? क्योंकि बेंथम को हम देखेंगे, बेंथम क्रिटिसाइज़ करेंगे। बेंथम बताएँगे कि नेचुरल राइट कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि नेचुरल राइट क्या है, एक नॉनसेंस राइट्स हैं। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी बिलीव नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम बेंथम को इस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर हैं, उसको पहले कंप्लीट करें, फिर आप बेंथम पे आएँ। तो आपको बेंथम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम देखेंगे बेंथम को कि बेंथम को क्यों बोला जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। कैसे वो जो इंग्लैंड में ये जन्म लेते हैं, तो कैसे ये इंग्लैंड का जो कानून व्यवस्था है, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, ठीक है? इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कैसे वो बताते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे जो यूटिलिटेरियन के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको कानून व्यवस्था के साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे जो ये इनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो नेचुरल राइट है, वो आपकी क्या है? नॉनसेंस राइट है। खैर, आज हम बेंथम पे फोकस करेंगे अच्छे से कि बेंथम के क्या-क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं, क्या इनका जो चाइल्डहुड एजुकेशन कहाँ पे रही है, क्या इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, क्यों इन्होंने नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज़ किया है, क्यों ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं, क्यों ये जो लीगल सिस्टम है, जो लीगल राइट्स हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बेंथम के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं, ठीक है? कैसे इनके जो शिष्य हैं जेएस मिल, जो नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे कि क्यों इनको जेएस मिल बेंथम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि इनके ही शिष्य हैं, ठीक है? तो इन सब बातों के बारे में आज हम बेंथम के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो बेंथम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वो जाके आप जॉइन कर सकते हैं। बेसिकली इसको जॉइन करने का फ़ायदा यही होगा कि आप वहाँ पे क्या है, मैं क्विज़ फॉर्म में एमसीक्यूज़ हर टॉपिक के रिगार्डिंग डालता रहता हूँ, तो वो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट की वो उसका जो बेसिक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। क्योंकि किसी भी टॉपिक का आपका यदि बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो बड़े क्वेश्चन है, उसमें यदि ऑप्शन टाइप है या जो भी है, तो वो बहुत ही ईज़िली आप एलिमिनेट करके निकाल ले जाओगे। तो बेसिकली आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे क्विज़ आपकी पोस्ट करता हूँ, तो वो आप जाके जॉइन करके आप डायरेक्टली क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? खैर, अभी हम बेंथम पे फोकस करते हैं कि बेंथम का जो जन्म है, वो 1748 में होता है लंदन, इंग्लैंड में। तो जो इनिशियल रूसो को छोड़ के यदि हम देखते हैं कि आपका जो होब्स हो गया या लोक हो गया, वो भी आपके यहीं पे इंग्लैंड में ही जन्मे थे। लेकिन ये क्या है कि ये एक वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन वहीं पे हम रूसो की हालत देखते हैं, तो उनका कुछ तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते। बेसिकली बैकग्राउंड जानने से हमें ये पता लगता है किसी भी थिंकर का कि वो किस हिसाब की जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, वो किस हिसाब से वो इन फ्यूचर अपनी आइडियोलॉजीज़ देने देने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो फैमिली बैकग्राउंड का फ़र्क, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजीज़ आती हैं दिमाग में, कोई भी थॉट्स दिमाग में आते हैं, तो आपके जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, उन सब चीज़ों से ही थॉट निकल के आते हैं, उन सब चीज़ों से ही आइडियोलॉजीज़ निकल के आती हैं। तो बेंथम क्या है, वेल्दी फैमिली में जन्मे थे, उनके फादर क्या थे, अटॉर्नी थे, और बचपन से ही उनको बहुत ही जिज्ञासा रहती थी, इसलिए वो लैटिन और ग्रीक को बहुत ही यंग एज में सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं। उसके बाद उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें, तो उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की थी, जो वेस्टमिंस्टर स्कूल थी वहाँ की, वहाँ से, और 12 साल के उन्होंने एंट्री कर ली थी क्वींस कॉलेज ऑक्सफर्ड में, और 15 साल 1763 में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद वो लीगल स्टडीज़ भी करते हैं, जो कि लिंकन जो कॉलेज है लंदन में, वहाँ से। लेकिन वहाँ जो कानून व्यवस्था थी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है? कि कैसे कानून बनता है, कानून बनने के बाद वो कॉमन लॉज़ के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई है, कानून व्यवस्था है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कंज़र्वेटिव है। तो इसी के लिए वो अपने जो वर्क है उसमें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे। और उनकी जो डेथ है वो 1832 में लंदन में होती है, जो 84 साल के होते हैं। और उनकी जो बॉडी के जो रिमेन्स हैं, एज़ ए आइकन के तौर पे, उनको डिस्प्ले के तौर पे, उनके कैबिनेट एट्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है, वहाँ पे रखे जाते हैं। खैर, अभी हम देखेंगे कि बेंथम का, क्योंकि बेंथम के जो वर्क्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि उनको क्यों फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म बोला बोला जाता है। कैसे उन्होंने, जो होब्स ने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया था, कि होब्स क्या कहते हैं? होब्स कहते हैं, जब हम इसलिए मैंने कहा था कि आपको यदि बेंथम की, यदि आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप बेंथम होब्स के बारे में, लोक के बारे में, रूसो के बारे में पढ़ लें, ताकि आपको पता लगे कि बेंथम किस हिसाब से बातें कर रहे हैं। क्यों वो नेचुरल राइट्स को क्या बोलते हैं, जहाँ पे लोग आपके नेचुरल राइट कौन से देते हैं? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो बेंथम यहाँ पे कहते हैं कि नेचुरल राइट क्या है? नॉनसेंस राइट्स हैं।
वो लीगल राइट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लीगल एजुकेशन वगैरह ली है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो लीगल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहीं पे जहाँ पे होप्स, मैंने आपको बताया था कि होप्स बैंथम के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वो कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि जब हम होप्स को पढ़ते हैं तो होप्स क्या करता है, अपनी आइडियोलॉजी में क्या करता है, जो गैलीलियो के जो लॉज ऑफ मोशन है उनको एक इंडिविजुअल के इमोशन में मर्ज करने की कोशिश करता है। और इमोशन क्या है एक आदमी के, वो यही है कि भाई जो प्लेजर है उसको सीख करे और जो पेन है उसको अवॉइड करे। तो यहीं पे उसको जो बेंथम है बहुत ही बखूबी से इसका यूज करते हैं, और इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन इसी के लिए उनके जो शिष्य हैं जेएस मिल उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो जेएस मिल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अभी हम देख लेते हैं कि उनके इंपॉर्टेंट वर्क, तो जो पहला उनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776। उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं इसमें कि वो क्रिटिसाइज करते हैं सर विलियम ब्लैकस्टोन को। उनका जो वर्क है ऑन लॉज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कमेंट्री है ऑन लॉज ऑफ इंग्लैंड, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली इसमें वो यही बताते हैं कि जो कानून व्यवस्था है इंग्लैंड की वो क्या है, क्योंकि जब वो पढ़ने जाते हैं तो ही वो मतलब उनका सर चकरा जाता है कि ये क्या 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 बकवास है, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतनी कंजर्वेटिव क्यों है, समय के हिसाब से इसमें रिफॉर्म क्यों नहीं किए गए। तो बेसिकली इसीलिए वो बोलते हैं कि ब्लैकस्टोन का जो कमेंट्रीज हैं ऑन लॉज ऑफ इंग्लैंड, उनका जो वर्क है उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इंग्लैंड के कानून है वो बहुत ही कंजर्वेटिव इन नेचर है, वहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और बेंथम आर्ग्यू करते हैं फॉर लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, यूटिलिटेरियन अप्रोच, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज टू प्रमोट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। और यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फेलिसिफिक कैलकुलस, जिसके थ्रू हैप्पीनेस मेजर की जाएगी। एक तो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट यही है कि जब वो हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं करती, वो क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बेंथम कहते हैं कि यदि कोई आदमी को कविता पढ़ने से, पोइट्री पढ़ने से, पोइट्री करने से उसको यदि खुशी मिलती है, और दूसरा आदमी कोई गेम खेल रहा है छोटा, उसको जो खुशी मिलती है खेल खेलने से, तो दोनों की खुशी आपकी बराबर होगी। लेकिन यहीं पे जेएस मिल क्या कहते हैं कि आप क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट तो डालिए लेकिन क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी डालिए। लेकिन यहाँ पे वो फुल्ली फोकस्ड होते हैं आपके क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए जेएस मिल उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी ही मैटर नहीं करती। तो इसके साथ जो बेंथम है, इसलिए हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए जो फेलिसिफिक कैलकुलस जो फॉर्मूला है वो देते हैं। इनके बाद जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वो बताते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल टू द रिलेशन बिटवीन नेशन, कि जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है कि इंट्रा स्टेट में एप्लीकेबल होगा, वो आपका एप्लीकेबल होगा रिलेशन बिल्ड करने में बिटवीन टू नेशंस, डिफरेंट डिफरेंट नेशन के जो रिलेशन होते हैं उनको भी बिल्ड करने में यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जा सकता है। एडवोकेट फॉर पीस, फ्री ट्रेड और रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, इन सब के बारे में वो अपने जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बात करते हैं। उनका जो थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें वो उनका जो वर्क है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इसी में वो अपना जो स्टेटमेंट देते हैं द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बेंथम की जो स्टेटमेंट है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से वर्क में मेंशन की गई है, ठीक है, यही इसी को देख के आपको पता लग जाएगा द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो जहां पे नंबर की बात आती है तो वहां पे सीधा सीधा आपका दिमाग जाना चाहिए क्वांटिटेटिव पे, क्योंकि क्वांटिटेटिव ही ऐसी चीजें होती हैं जो कि नंबर में आपकी मेजर की जा सकती है। क्वालिटेटिव आप मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी में एक टाइप की फीलिंग्स आपकी ऐड हो जाती हैं, इसीलिए जेएस मिल इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यूटिलिटेरियन का जो इनका कॉन्सेप्ट है जो फुल्ली फोकस्ड है आपका क्वांटिटेटिव बेस्ड, उसमें क्वालिटी नहीं है, जेएस मिल उसमें क्वालिटी ऐड करते हैं, इसीलिए वो अपने जो गुरु बेंथम है उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इनका जो फोर्थ जो वर्क है वो आपका है इंस्पेक्शन हाउस। इसमें बेसिकली वो यही बताते हैं कि मान के चलो ये एक जेल है, यहाँ बीच में एक टावर बना दिया जाए और इस टावर पे एक क्या है, एक सैनिक बिठा दिया जाए, बशर्ते वहां पे सैनिक हो है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका जो यहाँ पे सैनिक बैठा हुआ है या नहीं है, जो नीचे जो कैदी हैं उनको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि जो ऊपर जो बैठा हुआ जो सैनिक है वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तुम पे नजर रख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो ये इनका जो इंस्पेक्शन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है बेंथम का, सॉरी, उसमें वो बताते हैं कि जो प्रिजनर हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ऑल टाइम नो व्हेन दे आर बीइंग वॉच्ड, कि उनको कोई वो हमेशा एक टाइप का फियर रहता है उसमें, जो प्रमोट करता है क्या, डिसिप्लिन प्रमोट करता है, बशर्ते जो टावर के ऊपर जो सैनिक बैठा हुआ है वो उनको देख रहा है या नहीं देख रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो जो नीचे जो कैदी होते हैं जेल में, उनको ये लगता रहता है कि हमें कोई ना कोई देख रहा है ऊपर से। तो इसलिए एक तो उनमें सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो डेवलप होती है, अपना काम तमीज से करते हैं वहां पे जेल में वो, और जो उनका बिहेवियर है उसमें भी सुधार आता है, ठीक है, थ्रू
फियर ऑफ कांस्टेंट सर्विलेंस की उन पे लगातार कोई ना कोई नज़र रख रहा है। तो इसलिए वो डिसिप्लिन में रहते हैं और सही बिहेव करते हैं। बशर्ते टावर के ऊपर सैनिक ना हो, लेकिन उनके दिमाग में एक डर है क्योंकि सैनिक उनको देख पा रहा है, वो सैनिक को नहीं देख पा रहे। तो ये उनका जो वर्क है उसमें इंस्पेक्शन हाउस 1791 में वो देते हैं। इसके बाद जो उनका फिफ्थ वर्क है वो अनार्कियल फिलोसफीज है, जो उनके मरने के बाद पब्लिश होता है, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन। बेंथम आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल राइट क्या है, बकवास है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि लीगल राइट को प्रमोट करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि जो नेचुरल राइट है, बशर्ते ही वो आपके चाहे लोक ने दिए हो चाहे रूसों ने बात की हो, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल राइट है वो क्या है, नॉनसेंस राइट है। जो भी कुछ है वो आपका लीगल राइट है, ठीक है। और वो यही वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि राइट शुड बी बेस्ड ऑन लॉ, कि जो जो आपके राइट्स है ना वो कानून पे बेस्ड होने चाहिए। और कानून क्या है, मेड बाय द गवर्नमेंट्स टू प्रमोट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। हर चीज को कानून व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाने के बाद, रिफॉर्म बेसिकली वो इसीलिए ला रहे हैं कि ताकि वो जो उनका जो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है उसको वो मर्ज कर पाएं उसके साथ। और इसीलिए वो कहते हैं कि नेचुरल राइट बकवास है, जो भी राइट्स हैं वो बेस्ड होंगे किस पे, कानून पे। और कानून कौन बनाएगा, वो गवर्नमेंट बनाएगी। प्रमोट क्या करेगा, उससे क्या होगा, उससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आपकी प्रमोट होगी, इसलिए वो बात करते हैं। उनका जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, जिसमें बेसिकली वो क्या बताते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एम्फेसाइज ट्रांसपेरेंसी, कि जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, जो कानून बना रही है, उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और वो प्रमोट करते हैं किसका, बात करते हैं, प्रमोट करते हैं पब्लिक वेलफेयर को, ठीक है। यहीं पे वो एडवोकेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस पे बेस्ड होगी, आपकी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की। बेसिकली यदि मैंने आपको यही बता दिया कि बेंथम क्या है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो यदि वो बशर्ते वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी बात करेंगे तो भी वो बात करेंगे किसकी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो आपकी गवर्नमेंट है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। उनका जो लास्ट वर्क है वो है उनका द साइंस ऑफ मॉरलिटी। यहाँ पे वो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे एक कांट का, और कांट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स बोलते हैं। लेकिन यदि यही मैं बोलूं कि फादर ऑफ एथिक्स कौन हो गए, तो वो सोक्रेटिस हो गए, सुकरात हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें कांट की बात करनी है, जो उनका जो एथिकल जो अप्रोच थी डियोंटोलॉजिकल, उसमें कांट क्या कहते हैं। कांट और मैं बेंथम को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली यदि कांट और बेंथम को एक साथ उनके जो दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने की बात की जाए, तो उसमें जो कांट का जो कॉन्सेप्ट है वो डियोंटोलॉजिकल है, और यहीं पे जो बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है उसको टीलियोलॉजिकल बोलते हैं। बेसिकली उसको कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से काम करने के हिसाब से बेंथम को बोला जाता है। इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो, जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, वो क्या है, सही है, कि वो हर मायने में सही है। लेकिन यहीं जब कांट ऑनेस्टी के बारे में बात करता है तो कांट क्या बोलेगा कि आपका चाहे गला कट जाए, ठीक है, आपका कुछ भी हो जाए, जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, यदि आप फॉलो करते हैं और ये सही है, तो ये हर मायने में आपको क्या करनी है, फॉलो ही करनी है। आपको कॉन्सिक्वेंस के नज़र नहीं डालनी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एकदम झट से कोई बात आ गई मान लो, और वहाँ पे यदि मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ तो हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, हो सकता है मुझे फांसी दे दे। तो ऐसा नहीं है कि उस केस में मैं ईमानदारी छोड़ दूं। कांट कहते हैं कि जो एथिकल चीज़ें जो सही है ना, वो हर कॉन्सेप्ट में सही है। जैसे ईमानदारी आपको फॉलो करनी है, ऑनेस्टी फॉलो करनी है, तो वो फॉलो करनी है, बशर्ते आपकी जान चली जाए। यहीं पे बेंथम क्या कहते हैं कि भाई सुनो, मैं तो कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान दूंगा। मैं देखूंगा कि सच बोलने से मुझे यदि प्लेजर मिलता है, ठीक है, तो मैं सच बोलूंगा। और यदि मैं कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है कि मैं एंड रिजल्ट पे ध्यान दूंगा, ठीक है, कि यदि कोई चीज़ है और यदि ईमानदार रहने से या ईमानदारी करने से, ऑनेस्ट रहने से मुझे यदि प्लेजर मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, सच बोलूँगा, ठीक है, ईमानदार रहूँगा। और यदि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जान जाने की संभावना है, ठीक है, तो मैं कॉन्सिक्वेंस देखते हुए मैं ईमानदार नहीं रहूँगा, मैं झूठ बोल दूँगा। तो यहीं हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कांट और आपका बेंथम में कितना डिफरेंस है। दोनों की अप्रोच में, एथिकल जो अप्रोच है दोनों की कितनी डिफरेंट है। वहाँ पे कांट यही बोलते हैं कि आपको ईमानदार रहना है बशर्ते आपकी जान चली जाए। यहाँ पे बेंथम बोलते हैं कि आदमी क्या है, जो प्लेजर और पेन के बीच में रखा गया है, भगवान ने उनको प्लेजर और पेन के बीच में रखा है, नेचर ने। तो यहीं पे वो बात करते हैं कि जो
जितना जो प्लेजर है वो मैं सीख करूंगा और पेन को मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। तो यहीं पे वो कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान देते हैं कि मैं सच बोलूंगा तो उससे मुझे प्लेजर मिलेगा तो मैं सच बोलूंगा, और मुझे लगा कि पेन मिलेगा तो मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोल दूंगा। तो वो जो कॉन्सिक्वेंस पे फोकस्ड है बेंथम यहाँ पे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपका कांट की जो थ्योरी है डियोंटोलॉजिकल और इनकी जो टेलियोलॉजिकल, जिसको कॉन्सिक्वेंशलिस्ट भी बोलते हैं बेंथम को। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, जिसमें वो बात करते हैं किसका, कि वो आर्ग्यूइंग दैट द एक्शन, जो एक्शन है ना, उनको जज किया जाएगा किस पे, बेस्ड कॉन्सिक्वेंस पे। अभी मैंने आपको बताया कि जो उनकी अप्रोच है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड है, कि यदि कॉन्सिक्वेंस से यदि प्लेजर मिलेगा तो मैं सच बोल दूंगा, और कॉन्सिक्वेंस से यदि मुझे लगेगा पेन मिलने वाला है मुझे ये सच बोलने से, तो मैं झूठ बोल दूंगा। ठीक है, रेदर देन इनहेरेंट नेचर, कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सही है, जैसे कांट कहते हैं जो चीज़ सही है उसको हर मायने में आपको फॉलो करनी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या है, कांट भी क्रिटिसाइज करते हैं उनके इस एथिकल वैल्यूज की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं बेंथम की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बशर्ते आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी दो आदमी कोई भी काम कर रहा हो, यदि एक ही पर्सन दो चीजें करता है, यदि वो क्या करता है, मान के चलो कोई गेम खेल खेल के आता है और उसके बाद वो पेंटिंग करता है, तो बेंथम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे क्वालिटी की तो बात ही नहीं करते, वो क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। तो बताते हैं दोनों को क्या है, प्लेजर सेम ही मिलेगा। लेकिन जेएस मिल यहाँ पे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं, वो हम जेएस मिल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे वो बताते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्वांटिटेटिव आएगा। तो फाउंडेशन ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, वो बताते हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन। वो सोवरेन क्या है, पेन एंड प्लेजर। और यहीं पे यदि आपको भी यदि बोला जाए कि पेन चाहिए प्लेजर चाहिए, तो आप सीधा प्लेजर की तरफ जाओगे। लेकिन बेंथम बहुत ही एक्सट्रीम है, वो बोलते हैं, वो एथिकल वैल्यूज को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कांट के द्वारा जो दी गई थी कि आपको कॉन्सिक्वेंस पे नजर रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो दो नेचर ने आपको दो सोवरेन है उसके बीच में रखा है, प्लेजर और पेन। आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लेजर क्या है, सीख करना है, ठीक है, अटेन करना है, और मैक्सिमम पेन को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इसके लिए आपको कोई भी आप जो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन आपका बेस्ड होना चाहिए किसके ऊपर, कॉन्सिक्वेंस पे, एंड रिजल्ट पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे यदि हम गांधी जी को देखते हैं, गांधी जी कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि आप एंड पे फोकस करो, वो कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। वो कभी भी नहीं कहते कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। जहाँ पे हम मैकेवली को देखते हैं, तो मैकेवली भी आपका यही बोलते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। यहाँ पे भी ये उसी चीज़ को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। आपको कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान रखना है, आपको एंड रिजल्ट पे ध्यान रखते हुए आपको सच या झूठ बोलना है। यदि एंड रिजल्ट से आपको प्लेजर मिलता हो तो आप झूठ बोल दो, ठीक है, ठीक है। और यदि एंड रिजल्ट से आपको क्या है, पेन मिलता हो, तो सच नहीं बोलना है, आपको झूठ बोल देना है। और प्लेजर मिलता है तो ठीक है, सच बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांट ये कहता है कि हर मायने में आपको क्या है, सच ही बोलना है। वो बताते हैं कि वो इसमें कहते हैं कि लॉयर्स आर ओनली पर्सन whom ignorance is the law is not punished। बेसिकली यहाँ पे वो इसी बात को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो इंग्लैंड के जो कानून है वो बहुत ही क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, उसमें क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगे आपको। तो इसलिए उसमें जो आज के टाइम के हिसाब से रिफॉर्म की जरूरत है। उसमें बताते हैं कि जहाँ जितने कानून होंगे वो क्या क्या करेंगे, लिबर्टी का आपको हैम्पर करेंगे, ठीक है। उसमें अगली स्टेटमेंट में वो बताते हैं द पावर ऑफ लॉयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ द लॉ। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जिनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान रहेंगे आपको। लेकिन बेसिकली जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर की जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए उनके कौन से वर्क में जो मेंशन की गई थी, और कैसे वो सिर्फ क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस पे ही फोकस करते हैं। और क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, फेल्सिफिक कैलकुलस। उसको भी आपसे डायरेक्ट काफी बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। क्रिटिसिज्म देखते हैं कि जेएस मिल उनको क्रिटिसाइज करता है। मैंने आपको बता ही दिया था कि वो क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। नंबर मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव का फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि आदमी कोई भी एक्शन करता है, बेसिकली जो वो काम करता है उससे क्या है कि पेंटिंग करे चाहे वो गेम खेले, दोनों को क्या है, बराबरी आपको प्लेजर आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मिल कहते हैं कि क्वालिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या करते हैं, जेएस मिल क्रिटिसाइज, मार्क्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं। बेंथम को कहते हैं कि ये जीनियस है, बोर्जुआ स्टूपिडिटी है, ठीक है। बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में वो बात करते हैं कि मैक्सिमम आपको प्लेजर क्या करना है, सीख करना है, अटेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। कांट का मैंने आपको बताया था कि कांट क्यों उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि कांट तो बोलते हैं कि आपको कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान नहीं रखना है, जो चीज़ सही है, जो सच्चाई आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना ही है। यहीं पे बेंथम बोलते हैं कि भाई सुनो, एथिकल वैल्यूज तो ठीक है, लेकिन उनको बिल्कुल ही पागलों की तरह यूज नहीं करना है। आपको कॉन्सिक्वेंस देखना है कि कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट, आपको प्लेजर मिलता हो तो आपको सच बोलना है, पेन मिलता हो तो झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्क उनको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जब हम बेंथम को देखते हैं तो बेंथम क्या चाहते हैं, इंग्लैंड का जो जो कानून व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म चाहते हैं। और बर्क क्या है, बर्क क्रिटिसाइज, बर्क खुद एक कंजर्वेटिव है, बर्क खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसलिए वो आपके जो लीगल रिफॉर्म, रेडिकल आइडियाज ऑफ रिफॉर्मिंग लॉज
उनको बेंथम चाहते थे, इसलिए बक खुद कंजर्वेटिव हैं तो उनको क्रिटिसाइज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो एक तो जेएस मिल की मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जेएस मिल कहते हैं क्रिटिसाइज करते हुए अपने जो गुरु बेंथम को, वो कहते हैं कि जो बेंथम की जो फिलॉसफी है वो कुछ ऐसी है कि आप एक आदमी को क्या कर सकते हैं, एक सोक्रेटिस सुकरात को आप एक बार को अनसेटिस्फाई करके ठीक है, लेकिन एक मूर्ख को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो चीज़ आपको गलत है। ठीक है, तो जेएस मिल बेंथम को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि आप यदि सोक्रेटिस को आप सेटिस्फाई नहीं करते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक पिग यदि सुअर को सेटिस्फाई करते हैं तो वो चीज़ गलत है। तो ये आपका जेएस मिल कॉन्सेप्ट देते हैं। यहाँ पे जो थॉमस कार्लाइल है, ये क्या कहते हैं कि जो आपका जो बेंथम का क्या है यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पिग फिलोसफी बोलते हैं। काफ़ी बार आपसे एग्जाम में ये बताया गया है कि बेंथम का जो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है उसको पिग फिलोसफी कौन बोलता है। इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पिग वर्ड आपको जेएस मिल की स्टेटमेंट में मिलेगा और पिग फिलोसफी यहाँ भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में जेएस मिल मिले तो वो आपने कर दिया। इसमें ध्यान रखना है कि पिग फिलोसफी एक स्पेसिफिक टर्म आती है तो आपको थॉमस कार्लाइल पे जाना है, और यदि सोक्रेटिस और पिग के बारे में जो मैंने पूरी स्टेटमेंट बताई तो जेएस मिल पे जाना है। ठीक है, इसके बाद नीत्शे भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि नीत्शे का सीधी सी बात है, नीत्शे हर्ड मेंटेलिटी के खिलाफ है, भेड़ चाल के खिलाफ हैं। वो एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि जो लोग क्या हैं कि जो एक चीज़ फॉलो हो रही है उसी के पीछे पीछे चल पड़े। हार्ड मेंटेलिटी को आपका नीचे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो हार्ड मेंटेलिटी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे वो नीचे कॉन्सेप्ट देते हैं आपका ऊँट का, शेर का और बच्चे का, कैसे वो जो अलग अलग जो जानवर हैं उनसे अपनी फिलोसफी बनाते हैं, कि कैसे वो ईगल का कॉन्सेप्ट देते हैं, कैसे वो स्नेक के बारे में, एडम और ईव के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम क्रिश्चियनिटी में जो पहला चैप्टर उनका बाइबल का पढ़ते हैं जेनेसिस, उसमें हम देखते हैं कि कैसे स्नेक को जो सांप है उसको क्या है, बुरा माना गया है, लेकिन नीचे उसके बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं कि सांप क्या है, बहुत सही है। ठीक है, वो उनका जो पहला चैप्टर है उसमें बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं। तो जब हम नीचे पढ़ेंगे, खैर उसके बारे में नीचे मैं काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, बेंथम का मोस्टली जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि बेंथम यहीं कंप्लीट नहीं हो जाता। जब भी हम बेंथम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें जेएस मिल भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जेएस मिल और बेंथम एक साथ मिलके जो नेक्स्ट वीडियो अपनी जेएस मिल पे आएगी, उस पर आपको और अच्छे से जो बेंथम के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि बेंथम के जो इंपॉर्टेंट वर्क है उन पे आपको ध्यान रखना है, और जो कुछ कॉन्सेप्ट जो स्टेटमेंट है जैसे थॉमस कार्लाइल की मैंने आपको बताई है, जेएस मिल की बताई है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उनका जो फॉर्मूला है जिससे हैप्पीनेस मेजर की जाती है, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस नहीं, क्वांटिटेटिव, क्यों उनको कांट क्रिटिसाइज करते हैं उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। वो भी आप अच्छे से वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेंथम का जो जितने जो बेसिक आइडियाज़ हैं। जेएस मिल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो बेंथम को किस हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं और किस हिसाब से यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आपका इस वीडियो में बेंथम का काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और यदि आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथी जो यूजीसी नेट, पीजीटी, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट आता है वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी आपका पेपर 2 यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस का, पीजीटी वगैरह का जितना भी है, वो मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है, यदि कोई कमी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन है आपका, दिक्कत परेशानी समस्या है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका जल्दी से जल्दी मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, और जुड़े रहें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू।